समझ रहे हो? हैं? ठीक है, ये ऑन कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, आइए चलिए डाउट स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद मंडे को, आज सॉरी सैटरडे को आपका टेस्ट रहेगा। सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को टेस्ट रहेगा। मंडे को नहीं, नहीं सैटरडे को टेस्ट रहता है। अरे आना पड़ेगा, तो हमको भी आना पड़ता है। ज्यादा इच्छा जाहिर कीजिएगा, सैटरडे तक बुलाएंगे, संडे को टेस्ट लेंगे। जैसे ट्वेल्थ वाला को करते हैं, ट्वेल्थ वाले को फिक्स है, उनका प्रोग्राम पूरा फिक्स रहता है। 5 अक्टूबर 2024 को उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा उन लोग का। आप लोग का होगा 5 अक्टूबर 2025 को होगा, तय है वो, डेट फिक्स है वो। और 6 अक्टूबर से जो मतलब उनका रिवीजन शुरू होगा, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे बेंच पे खड़े रहते हैं। हाँ, नहीं जवाब देंगे तो क्या करेंगे, बेंच पे खड़ा करेंगे ना। हाँ क्या पकड़ूं, वो सब छोटा बात है, पेन घुसा उंगली घुसा देते हैं ऐसे। हाँ वो छड़ी रखा हुआ है ना, आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है ये छड़ी कैसे फट गया? देखिए ये सब ले, कौन नहीं मारता है, मनीष भैया को छोड़ के सब। ठीक है चलिए, एडमिशन जब हुआ था उसमें 2 पेपर मिले थे। ठीक है, जो सेकंड पेपर है उसमें एक चीज लिखा हुआ है, जिसमें जिसमें आपने बहुत गर्व के साथ साइन किया है। सोइंग, उसमें लिखा हुआ है, सोइंग होमवर्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। आपको अपना होमवर्क शो करना पड़ेगा, ये एसेंशियल पार्ट है डिसिप्लिन का। हाँ साइन कर दिए गर्व से। आइए कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है बताइए। 18। अरे ये तो डिस्कस कर लिए थे हम लोग, कहां तक डिस्कस किए थे? सेक्शन बी का, पहले सेक्शन ए बताइए पहले। सेक्शन 6 से पहले, सिक्सटी सिक्स से पहले 59। तुम ही पूछ रहे हो दोनों। फिफ्टी फाइव भी है। अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, सबसे पहले सबसे नीचे वाले से बताओ। 49 से, चलिए 49, उसके ऊपर बताइए 55, उसके बाद 49 के बाद 55, उसके बाद 58, 59, 59 तो हो ही चुका है। 60, 63, नहीं देखिए टिक मारे हो, जो जो इसमें डाउट है उसमें टिक मारे हो। 68, 70, नहीं 69 के बाद 70 होता है, बता रहे हैं। सेक्शन ए पहले कर लीजिए, पहले सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उत्कर्ष 55 तुम्हारा है। हम कॉपी चेक करेंगे फिर।
ओ चलिए, इसके अलावा सेक्शन ए कंप्लीट। ठीक, चलिए सेक्शन ए में हम लोग सबसे पहले देखते हैं 46। चलिए ठीक है, 46 देखते हैं। में द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। तो देखिए ये तो डिस्कस किए थे, 46 बताए हैं हम आप लोग को, बताए हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए है इज इक्वल टू कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप। उसके बाद डायरेक्शन में मान लेते हैं वो वेक्टर बी है, तो v क्या है, i कैप माइनस j कैप। ठीक है, इसको हम बताएं पहले भी आप लोग को। देखिए यहां पर 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये हमारा एक वेक्टर होगा, इसको हम ए वेक्टर कहेंगे, और इस पॉइंट को हम p मान लेते हैं, और इस पॉइंट का क्या नाम देंगे, 2,3। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट m होगा, ये पॉइंट o होगा, तो OM कितना होगा, 2 होगा, और MP कितना होगा, 3 होगा। तो ये एंगल निकल सकता है, जो भी एंगल है, मान लीजिए ये अल्फा एंगल, ठीक है, अल्फा एंगल है, एंगल निकल जाएगा ऐसे। और एक वेक्टर हम ये ले रहे हैं, इसको हम बी वेक्टर बता रहे हैं। देखो यहां पर अब बी वेक्टर है, तो ये लेंथ कौन सा, इस पॉइंट को n कहेंगे, तो ON कितना होगा, 1। और यहां से जैसे इस ON लिए, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q, तो QN कितना होगा, 1 होगा। तो ये एंगल बीटा है, निकल सकता है क्या, निकल सकता है। अच्छा, यदि हम इसके अनुसार चले, तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए। ये लेंथ कितना होगा, OQ कितना होगा, OQ कितना होगा, सॉरी OP कितना होगा, √13 होगा, 9 + 4 13 होगा। तो अब हम कॉस अल्फा निकालना चाहेंगे, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, 2/√13। अच्छा, यहां से हम साइन अल्फा निकाल सकते हैं, कितना, 3/√13। ठीक है, और इनका रेशियो हम करेंगे तो tan अल्फा मिलेगा, हालांकि tan अल्फा की जरूरत नहीं है हमको, तो हमको tan अल्फा निकालना नहीं है। ये दोनों निकाल लिए। अब हमको एक चीज बताइए, ये वाले ट्रायंगल में जिसमें हम कॉस बीटा लेंगे यदि, तो हम कॉस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ON बाई, तो ON 1 है, और ये हाइपोटेनस कितना होगा, √2 होगा, क्या होगा। और यदि साइन बीटा करे तो 1/√2 होगा। तो आपको लग सकता है कि बीटा कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम लोग देखते हैं एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये पढ़े हैं ना फॉर्मूला। इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेंगे, तो इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा, मतलब ए कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तब इसके अलोंग आ जाएगा वो। यदि ए कॉस अल्फा करेंगे तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, लेकिन यदि ए कॉस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ओ क्यू जो वेक्टर है उसके अलोंग आ जाएगा, हमको उसके अलोंग चाहिए, इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर यदि हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा कितना है, 2/√13 है, इंटू कॉस बीटा कितना है, 1/√2 है, माइनस साइन अल्फा कितना है, √13, और इंटू साइन बीटा 1/√2। अब यहां से दोनों चीजें कॉमन हो सकती हैं, तो यहां भी √13 और √2 है, ठीक है, बेस सेम है, तो यहां पर 2 और यहां बचेगा क्या, 3, तो -1/√13 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया। और कंपोनेंट
कॉम्पोनेंट अलोंग किसके, बी वेक्टर के, तो हमें कैसे मिलेगा वो, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा से मिलेगा। ए कितना है, अरे ए निकाले ना अभी, ए वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर कितना हुआ 4 + 9 दैट इज रूट अंडर 13। तो यहां उसका मैग्नीट्यूड ना ले रहे हैं ए कॉस, तो ए कितना आ गया 1 अपॉन सॉरी रूट अंडर 13 आया, तो रूट अंडर 13 इंटू ये कितना आया है 1 -1 अपॉन रूट अंडर 13 इंटू √2, ये कैंसिल हुआ, -1 अपॉन √2 आया, और -1 अपॉन √2 आंसर होगा। समझ पाए कैसे आया या डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिन लगेगा, समझ पाए इस बात को। क्या किए हम कंपोनेंट ले रहे हैं, यदि एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेना होता तो हम क्या करते, ए कॉस अल्फा करते, क्योंकि हमको इसका नाम बी वेक्टर दिया हमने, जो आई कैप माइनस जे कैप उसका बी वेक्टर नाम दिया है, तो इसके अलोंग कंपोनेंट लेना होगा तो कॉस अल्फा प्लस बीटा टोटल एंगल लेंगे। ठीक है, और भी एक और मेथड है, फिलहाल आप इसको लेके चलिए, ठीक मेथड है, चलिए लिख लीजिए उसको। आइए उसके बाद चलते हैं 49 पे। 49 किसका है, ये क्वेश्चन तुम्हारा है, अभी ना कर है 49 को तुम पूछिए। फोर्टी नाइन में एक चीज थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम बता देते हैं, बता देंगे। 49 अभी रहने दीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है। इसे 3 डायमेंशन का है, पहले इसको बना लीजिए। 49 अभी रहने देते हैं। उसके बाद कौन सा है, 55 है उसके बाद ना, 3 डायमेंशन का थोड़ा सा इसमें नॉलेज देना बाकी है, तब होगा। हो गया, आइए 55 नंबर देखिए। फॉलोइंग फोर्सेस आर स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट एट द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम साइमल्टेनियसली, देन पार्टिकल विल हैव, इसमें सारे फोर्सेस को ऐड कर देना है और कुछ नहीं है। सारे फोर्सेस को ऐड करना है इसमें। हो गया, फॉलोइंग फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो एफ नेट जो होगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, अब F1 क्या है, -4i कैप -5j कैप और +5k कैप। ठीक है, ये F1 है, प्लस F2 की वैल्यू क्या होगी 5i कैप
प्लस डाटा देख लीजिए मैच कर रहा है कि नहीं, 8j कैप और प्लस 6k कैप, ये हो गया F2। प्लस F3 की बात करें तो -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस -7k कैप। उसके बाद प्लस F4 है 2i कैप -3j कैप -2k कैप, ये आ गया F4। सारे F वाले जो i कैप वाले हैं कॉम्पोनेंट उसको एक साथ, तो -4 -3 कितना हो गया, -7 और +2 -5i कैप। कहां पर, अच्छा एक ये भी छूट गया है ना, तो यहां पर हो गया -4 -3 -7 और 2 तो -5 और ये +5 तो 0i कैप हो गया, प्लस -5 और +8 यानी +3 और प्लस तो यानी कि +7 और माइनस तो +4 होगा j कैप प्लस, अब k कैप देखें 5 6 11 11 -7 4 और -2 तो यहां 2k कैप होगा F नेट। अब आप यहां पर ये देखिए कि जो फोर्स है वो फोर्स x एक्सिस में नहीं है, x एक्सिस में नहीं है तो yz में है, तो इसका मतलब yz प्लेन में एक्ट करेगा, होगा जो फोर्स होगा yz प्लेन में होगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी है, बी है, yz प्लेन, सिंपल तो था, इसने पूछा था तुम्हें, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। 2 दिन पढ़े हो, क्यों बन ही नहीं रहा था, तो वीडियोस थे उसको देखते। कमी है बाबू, देखिए सारा कुछ मिला हुआ है, आपके इंड से कमी है क्या, कंबल लेके नहीं आए हो, कंबल लेके आइए। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 55 हो गया, 58 क्या कह रहा है, पोजीशन है, ये तो इजी है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें 49 को सिर्फ राइंड ऑफ कर दीजिए, 49 हम अगले क्लास में बताएंगे आपको 3 डायमेंशन के साथ। चलिए आते हैं हम लोग 58 पर। तो 58 क्वेश्चन नंबर देखिए, जिन लोगों ने नहीं बनाया है ना उनको समझ में नहीं आएगा, कोशिश करना है बनाना है। आप लोग 2 दिन समय मिला था, आराम से पूरा खत्म हो जाता है। चलिए आज हम खत्म कर देंगे, इसके बाद फिर डाउट सेशन के लिए तो नहीं कहेंगे, आपको जो भी डाउट होगा क्लास के बाद पूछ सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिए इन 2 डायमेंशन मोशन ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए, अब पोजीशन वेक्टर उसका r1 है, टू पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर r2। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर, तो दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ठीक है। अब वो पार्टिकल जो है वो r1 पोजीशन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये पोजीशन है वो, और ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है दैट इज r1। तो r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट दिया हुआ है, कुछ भी यूनिट होगा, यूनिट मतलब मीटर ही होगा एक तरह से। r2 दिया हुआ है 4, तो मान लेते हैं ये r2 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है। ये पोजीशन को हम P कह रहे हैं, इस पोजीशन को Q मान ले रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि द एंगल दे मेक्स विद x एक्सिस इज θ1 75 डिग्री, θ2 15 डिग्री। तो ये जो एंगल है दैट इज θ1, ये है 75 डिग्री, 75 डिग्री है, और ये एंगल θ2 दैट इज 15 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, या तो रिजॉल्व कर लीजिए, रिजॉल्व कीजिएगा तो ये वेक्टर का एक x कंपोनेंट आएगा, एक y कंपोनेंट आएगा, इस वेक्टर का भी x और y कंपोनेंट आएगा। या आपको क्या निकालना है इसमें, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा, ध्यान से समझिए पहले आराम से, उसके बाद लिखिएगा। पहले समझिए, यहां पर 2 वेक्टर हैं, एक r1 और एक r2, 2 पार्टिकल का, 2 अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन है, या फिर अलग अलग पोजीशन है। पहले वो पार्टिकल P पॉइंट पे था, फिर किसी कारण से वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज किया और Q पॉइंट पे आ गया। तो R जो P पॉइंट पे था उसका पोजीशन वेक्टर R1 था,
और ये जो लेंथ है मैग्नीट्यूड जो उसका दिया हुआ है 3 यूनिट दिया हुआ है, और R2 को कितना दिया हुआ है 4। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल कहते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरह, तो ये डेल्टा आर रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चेंज इन पोजीशन होता है ना डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कौन सा है आपका Q और इनिशियल पोजीशन P है, तो इसलिए R2 माइनस R1 की R2 माइनस R1 ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ये जो ब्लू कलर का जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया ना, इसका लेंथ आपको बता देना है, क्योंकि पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो PQ वेक्टर है, ये PQ वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, उसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इसका लेंथ हम बता देंगे तो हो जाएगा। तो हमारे पास याद कीजिए पैरेललोग्राम मेथड से दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर और एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों का टेल पॉइंट मैच कर रहा है और उनके बीच का एंगल थीटा है। यहां से ऐसे हम यदि एरो लेंगे तो ये कहलाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। उसी तरह एरो यहां पर है, इसलिए R2 माइनस R1 कहला रहा है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वेक्टर, इसका नाम सी वेक्टर रखे हैं, जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी। और याद कीजिए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमको यही निकालना है, तो रूट अंडर क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, मतलब ए का मतलब यहां पर इसको बोलेंगे R1, R1 को वेक्टर ए बोल रहे हैं, इधर गया है ना, इसको बोलेंगे, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा, ये हमारा सेकंड वेक्टर होगा, मतलब R2 माइनस R1, तो यहां वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है R2 और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ R1, तो उसके अनुसार चले तो यहाँ ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। तो यहां से रूट अंडर R1 का स्क्वायर इनकी 16 होगा और R2 का स्क्वायर 16, R1 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस कितना 60 होगा। देखिए इनके बीच का एंगल कितना है 60 है, तो रूट अंडर ये कितना आ गया, ये हो गया 25 माइनस 12 टू जा 24 कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। अब ये कितना आ गया रूट अंडर 25 और माइनस 12, तो कितना आ गया रूट अंडर 13 आ रहा है। समझ पाए इस बात को, ये होगा डेल्टा आर वेक्टर का मॉड। फिफ्टी 59 नंबर जो क्वेश्चन है, 59 नंबर पूछा हुआ है ना, 59 नंबर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जनरल क्या बोलते हैं उसको, एप्टीट्यूड या फिर कह लीजिए छोटा सा बेसिक रीजनिंग है वो ऐसा क्वेश्चन नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं, देखिए समझ में आएगा आपको कैसे। अ ब्लाइंड पर्सन आफ्टर वॉकिंग ईच 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन ईच ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर टर्न रैंडमली टू द लेफ्ट और द राइट by 90 degree after walking a total of 40 steps the maximum possible displacement of person from his starting position। नहीं ये क्वेश्चन अलग है, जो हम कहना चाह रहे थे वो क्वेश्चन अलग है, इसको लिख लीजिए, पहले सॉल्व करते हैं इसको। बना है 59 नंबर किसी से बना है, किसी से नहीं बना है, चलिए बनाते हैं। अभी जो इनिशियल फेज है ना, तो अभी क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाइए, डायग्राम बन जाएगा तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें टीपीएस कितने मिले हैं वेक्टर में आप लोग को, एक मिला है कि दो मिला है, दो मिला है ना। आगे स्ट्रेट लाइन में 3 मिलेंगे, मोशन इन प्लेन में 4, लॉज ऑफ मोशन में 5। हाँ, ताकि रोटेशन मोशन जब आए तो आपको कम से कम 8 टीपीएस मिले भर भर के।
धोनी नहीं है आज, धोनी है, मतलब मैंने रखा है, तुम भी उसका नाम धोनी रखे। जब से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है बेचारा थोड़ा सेलिब्रेशन में घूम रहा होगा। हम तो सोए हुए थे, मेरे पड़ोसी हल्ला करने लगा, हम लोग अरे नहीं, मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ न्यूज़पेपर हम देखते हैं, लेकिन हमको था कि चलो ठीक है जीत जाएगा, इसमें क्या देखना। हार्ट अटैक कहाँ से आ जाएगा। चले हटा दे, सब हल्ला कर रहे, इसका मतलब लिख लिए। चलिए कौन सा क्वेश्चन था अगला? हाँ ब्लाइंड पर्सन देखते हैं 59। देखिए कैसे अप्रोच करना है, डायग्राम कैसे लेना है हमको। ब्लाइंड पर्सन वॉकिंग ईच 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में वो 10 स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में 10 स्टेप ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मान के चलिए यहां से यहां तक 10 स्टेप हो गया, डायग्राम छोटा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 स्टेप उन्होंने लिया, तो ये 10 स्टेप, एक स्टेप का लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10 करेंगे तो टोटल लेंथ होगा वो, ये कितना हो गया 800 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं हम 8 मीटर लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 100 से तो 8 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे आइए, तो 8 मीटर यहां से मान लीजिए यहां तक आया, उसके बाद फिर किधर टर्न ले रहे हैं वो, और द लेफ्ट या राइट, तो कोई एक मान के चले, हम लेफ्ट मान के चलते हैं, तो यहां से 90 मीटर टर्न लेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहां आएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि आफ्टर वॉकिंग, ठीक है, लेफ्ट ठीक है, टर्न रैंडमली टू द लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो यहां से इधर टर्न किए, मान लेते इधर टर्न किए, तो टोटल 40 स्टेप्स लिए हुआ, तो एक स्टेप में कितना होगा, मतलब जो 10 स्टेप होगा 8 स्टेप होगा, सॉरी 10 स्टेप ले रहे हैं, तो 10 स्टेप में एक बार टर्न कर गए, तो यहां से यहां तक 10 स्टेप है, टोटल लेंथ कितना हो गया 8 मीटर, और 10 स्टेप हुआ ये, तो 10 स्टेप के बाद वो एक टर्न करेंगे, तो मान लीजिए कि इधर टर्न किया, तो ये भी कितना होगा 8 मीटर होगा, टोटल कितने स्टेप्स होंगे यहां पहुंचने में 10 + 10 20 स्टेप होगा, ठीक। उसके बाद यहां से राइट, इसमें भी कितना स्टेप होगा स्टेप, तो टोटल 30 स्टेप हुए, उसके बाद फिर ऊपर, फिर टोटल कितने हो गए 40, अब इसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है। अब यहां से इसको आप ऐसे मैच कराइए, क्योंकि ये लेंथ सबका बराबर होगा, लेंथ ये लेंथ ये लेंथ
ये लेंथ और ये लेंथ, क्योंकि ये भी कितना है 8 मीटर है और ये लेंथ भी 8 मीटर है। यहां से इसको हम ऐसे मैच कराए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट को यदि हम ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं, इसको डी कह रहे हैं और इसको ई कह रहे हैं, तो ए से ई जो होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा होगा तो ए से ई का जो लेंथ है वो कैसे निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 8 है ये 8 है, तो ये रूट अंडर कितना होगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होगा, तो कितना आ गया ये √2 इंटू क्या लिखेंगे 64 प्लस 64 128 होगा ना, 128 का रूट कितना होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू 64 लिख सकते हैं ना, तो बराबर यह हो जाएगा √2 इंटू 8 होगा, तो √2 इंटू 8 ये लेंथ हुआ, तो ये लेंथ भी तो उतना ही होगा इंटू 8, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू √2 इंटू 8 दैट इज 16√2 मीटर। आ रहा है आंसर क्या, समझ पाए इस बात को कि नहीं आया समझ में, उतार लीजिए। नहीं फिर हमको गर्मी लगने लगेगा। कौन सा है बोलो, हो गया, इसके बाद कौन सा है 63, चलिए हो गया। सिक्स थ्री का आंसर क्या है, बड़े आगे 63 किससे बना है, किसी से बना है 63, हाँ 63 किसी से नहीं बना है, बना है कैसे, क्या बना है बोलो, हाँ सब होगा ठीक है, तो कैसे अप्रोच कैसे किए बस हम ये जानना चाह रहे हैं, कैसे बनाए बोलो। अच्छा डायग्राम से बनाया तो कुछ तो याद होगा हल्का फुल्का, एंगल निकाले थे, जो वेक्टर ए का एंगल कितना है एक्स एक्सिस का, अच्छा चलो चलिए करते हैं, और कोई लोग बनाए हैं इधर, हाँ क्यों 2 दिन समय मिला क्यों नहीं बनाए, हाँ 63 नहीं बनाए तो क्यों नहीं, सेक्शन ए तो बनाना था, तो कह रहे नहीं बनाए फिर कह रहे, अच्छा बाकी सब बनाए हैं, चलिए 63 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं है, 63 क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 2 वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, द वेक्टर एक्स वाई प्लेन लेते हैं हम लोग पहले, ये एक्स एक्सिस हो गया दैट इज वाई एक्सिस एक्स डैश और
वाई डैश, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि द वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इफ ए इज, तो वेक्टर ए ये होगा, इसको हम वेक्टर ए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट को पी कह रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम एम कहेंगे, तो ये एम कितना होगा 1 और ओ एम कितना होगा, पीएम फिर से कितना होगा 1 और ओ एम कितना होगा 1, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा √2 होगा, ठीक है। अब ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? इस एंगल को अल्फा कहेंगे, ये एंगल कितना होगा 45 क्यों होगा? क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि tan अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो 1 आएगा, तो tan अल्फा बराबर 1 आया, इसका मतलब tan अल्फा बराबर tan 45, अल्फा बराबर 45। अब इससे परपेंडिकुलर हम यहां मान लीजिए एक वेक्टर ले रहे हैं b, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 45 होगा ना। अच्छा, तो 45 होगा, तो आप ध्यान से समझिए दो बात को। अब जो भी ये जो ट्राइंगल बना कौन सा ओ क्यू एम, इस ट्राइंगल का ये एंगल 45 निकल गया, क्लियर हुआ 45 होगा, इसका बेसिक रीजन हमको मिल गया। इसका मतलब तय है कि tan 45 इज इक्वल टू कितना क्यू एम बाई ओ एम होगा ऐसे। नहीं ओम तो इसके लिए लिए थे, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्यू एम, इस पॉइंट को एम मानिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्यू एन जो है और ओ एन का रेशियो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि जे जे कॉम्पोनेंट जो होगा एन क्यू जे कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और एन ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, दोनों का रेशियो 1 होना चाहिए। मतलब यदि दोनों का 2 है वैल्यू तो भी चलेगा, 1 है वैल्यू तो भी चलेगा, और हाँ एक वैल्यू भी चलेगा। जैसे बी क्या कह रहा है, वेक्टर बी बराबर क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स कॉम्पोनेंट क्या है 1 है ना। पहला ऑप्शन में देखिए वेक्टर बी किसको बना रहा है, पहला ऑप्शन वेक्टर बी, तो आई कैप माइनस जे कैप, तो यहां tan अल्फा इसमें भी करेंगे तो कितना होगा 1/1 होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में आई पॉजिटिव प्लस है और जे नेगेटिव है, इस फर्स्ट वाले में आई नेगेटिव है जे पॉजिटिव है। मैं उसके बाद थर्ड में देखिए दोनों का 2 है, एक्स कंपोनेंट भी 2 है और वाई कंपोनेंट भी 2 है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड 2 है। और फोर्थ नंबर इसीलिए एनी ऑफ द एबव, यदि इसमें से किसी एक का भी जो रेशियो आता है ना एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का रेशियो यदि 1 नहीं रहेगा तो आंसर में नहीं रहेगा। समझ पाए इस बात को? इसीलिए हमेशा रेशियो इसका ये जो ये वाला है, यानी कि tan अल्फा बराबर ये वैल्यू हमेशा फॉलो होगा सारे वैल्यू में, और जो इसको फॉलो करेगा वो सारा आंसर होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 63 हो गया, और कौन बचा 67 नो 66 लिखना है, लिख लीजिए। 66 क्या कह रहा है, वेक्टर परपेंडिकुलर, ये तो इजी है। परपेंडिकुलर मतलब 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप किस किस प्लेन में लाई करेगा एक्स वाई में। और जो ऑप्शन देखिए उसमें सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन क्या कह रहा है 7K, तो 7K जो है वो किस एक्सिस में लाई करेगा, किस एक्सिस के लॉन्ग होगा जेड, तो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, देख के ही लग जाएगा। उसके बाद आइए कौन सा 68, 68 बताइए, 67 कहां दिया है कोई, 67 डाल दें, अरे ये तो बहुत इजी है, कौन पूछ रहा है 67, कौन पूछ रहा है 67, अब तो 68, 68 डिस्कस किया जाए, ये तो बहुत बहुत इजी है, सब इजी है ही, थोड़ा बहुत पूछने लायक है वो सेक्शन बी है, हा?
चलिए आप हमको एक चीज बताइए, देखिए 68 नंबर तुरंत बन जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 मिनट में। ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट हुआ ना, ये वेस्ट और ये साउथ। जो कह रहा है ना वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब हम ऐसे खड़े हो गए तो वेक्टर ए ये है, ठीक है। मतलब हम ये इसको हम यदि टेबल पे ऐसे रखे हुए हैं तो सेक्शन जो वेक्टर ए है वो हमारी तरफ वर्टिकली अपवर्ड है। नॉर्थ हो गया इधर, ईस्ट हो गया इधर, साउथ इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर जो है वो नॉर्थ की तरफ है। पहला वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा वेक्टर नॉर्थ की तरफ है। तो हमको ए क्रॉस बी करना है, तो ए किए, क्रॉस बी, थंब को स्ट्रेच किए, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो थंब को स्ट्रेच करेंगे तो इधर कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ कहां से होगा? ये हो गया वेक्टर ए, जाना है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ये है, ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है, और ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया क्योंकि जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप मान के चलिए कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है ना। तो जो वर्टिकली अपवर्ड जेड एक्सिस में है और एक्स वाई प्लेन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी किए, मतलब ए क्रॉस बी मतलब नॉर्थ की तरफ गए, ए से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टर्न किए, तो जो स्ट्रेच थंब होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। तो उसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, नहीं समझ में आया? अलोंग वेस्ट होगा, तो ये चीज समझना था। आइए अगला क्वेश्चन कौन सा है? 69। चलिए 69 लास्ट क्वेश्चन है। 69 तो इजी है, चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। क्या है, दो वेक्टर हैं, कौन कौन से? ओमेगा क्रॉस आर है, उससे जो निकल के आ रहा है वो वेक्टर वी है। इसी तरह लिखा हुआ है ना, वेक्टर वी डार्क कलर से लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझिए ओमेगा क्रॉस आर है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि लीनियर वेलोसिटी रोटेटिंग बॉडी is given by v is equal to omega cross r, where omega is angular velocity, r is radius। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ओमेगा दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, उसका v का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे जब उनका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के फॉर्म में था। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक है। और आर वेक्टर इज क्या है? 4, ये तो 0 आई कैप हो गया प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओमेगा क्रॉस आर करते हैं। तो याद कीजिए आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप कितना है यहाँ 1, यहाँ कितना है 0, जे कैप यहाँ -2, यहाँ 4, यहाँ के कैप 2 और यहाँ -3, ठीक। अब हमको आई कैप लेना है, प्लस में होगा, ये प्लस ये माइनस प्लस, तो यहाँ आई कैप ये रो और कॉलम खत्म। तो यहाँ पर 3 -3 इंटू -2 कितना हुआ 6, माइनस ये दोनों कितना होगा 8। उसके बाद माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप में ये कॉलम और ये रो खत्म, तो -3 इंटू 1 -3, माइनस 0 इंटू 2 0। अब प्लस के कैप, तो के कैप में ये रो ये कॉलम ये रो खत्म, तो 4 इंटू 1 कितना 4, माइनस 0 इंटू -2 0। तो फाइनल कितना आ गया, ये -2 आई कैप, और ये हो जाएगा कितना -3, और यहां पर तो ये 3 जे कैप, और यहां पर ये के कितना है 4 के कैप, ठीक है। ये आया कितना वी वेक्टर, तो वी वेक्टर का मॉड कितना होगा रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29
मीटर पर सेकेंड। देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, समझ पाए इस बात को। वेक्टर वी हो गया -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बराबर रूट अंडर फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी का लेवल थोड़ा बेहतर है। सेक्शन ए में कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद पूछ सकते हैं आप। अभी हम लोग एक प्रोसेस में है कि हर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ना उसका वीडियो सॉल्यूशन, मान लीजिए 3rd नंबर क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन वीडियो बना करके अपलोड कर दें। ठीक है, आपको 3rd नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, वेबसाइट पे जाइए, वो क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, जब एक्सप्लेन करेंगे तो ऊपर में क्वेश्चन नजर आएगा उस पर लिखा हुआ और सॉल्यूशन। हाँ अलग से बनाएंगे वो बैठ करके, आप लोग के लिए इतना कर देंगे, क्या दिक्कत। ठीक है, हो गया। सेक्शन बी में आइए। चलिए सेक्शन बी में पूछना स्टार्ट कीजिए। 8 18, उससे पहले दिक्कत नहीं है। वाह, और इधर बनाए नहीं है। चलिए ठीक है, सेक्शन खासकर जो बायो के स्टूडेंट हैं वो सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर ले। सेक्शन बी में यदि कोई डाउट रह भी जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, हाँ तब सेकंड क्वेश्चन में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज, क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 फिर देखिए कौन सा है, 21 ठीक, ये ऐसे पर हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये। और आगे बोलिए 25 और 26। आइए पहले 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 18 तो जस्ट इसको कंपोनेंट लेना था, 18 में क्या दिक्कत है? चलिए देखते हैं। आई ये y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट O हो गया। ये 30 मीटर होगा ना, 30 डिग्री, 2 मीटर, और एक वेक्टर D है, इस वेक्टर का नाम A है, और ये वेक्टर कौन सा है, 90 डिग्री। D पॉइंट E 1 मीटर। बहुत खुश है, कौन खुश है बहुत? 60 डिग्री, 1.5 मीटर है ये। इधर एक्स एक्सिस आ गया, ये पॉइंट बी होगा। अब इसमें कंपोनेंट निकालना है। देखिए कंपोनेंट निकालना है, इजी मेथड है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। इसका इधर कंपोनेंट लेंगे ये, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, इस वाले को हम मान लेते हैं वेक्टर p है ये, इस वाले को वेक्टर q मान लेते हैं और इसको वेक्टर r मान लेते हैं। ठीक है, फर्दर के लिए
तो अब इसमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सारे को ऐड करना है। तो क्या कर रहा है फिगर, तो फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड x एंड y कंपोनेंट c द एंगल विथ x एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट। अच्छा, इन तीनों का रिजल्टेंट का एंगल पूछ रहा है। देखिए इसको यहां पर, इसको हम पहले कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ आएगा, ये लेंथ कितना होगा, r cos 60। तो r cos 60 मतलब r का लेंथ कितना है 1.5, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 3/2 हो गया, तो 3/4 हो जाएगा ये लेंथ। और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, r sin 60, r कितना है 3/2 और √3/2 होगा, दैट इज इक्वल टू 3√3/4। इसका दो कंपोनेंट आ गया, तो वेक्टर r को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर का r को लिख सकते हैं -3/4 i कैप और प्लस 3√3/4 j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आइए वेक्टर q, तो वेक्टर q में कोई झंझट ही नहीं है, इसमें तो क्लियर है। ये क्या होगा, ये 0 i कैप प्लस 1 j कैप होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, वेक्टर a का कंपोनेंट यहां ले रहे हैं, तो ये लेंथ कितना होगा, a सॉरी p नाम नहीं है ना, तो p cos 30, तो p कितना है 2, cos 30 का वैल्यू √3/2 कैंसिल हुआ, बचा कितना √3। अच्छा, इसका y कंपोनेंट जो होगा ये, तो y कंपोनेंट कितना होगा, ये p sin 30, तो p कितना है 2, sin 30 का वैल्यू 1/2 कैंसिल होकर 1 आया, तो वेक्टर p बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3i कैप प्लस 1 j कैप, लिख सकते हैं ना। अब तीनों को ऐड करेंगे, तो मान लेते हैं कि k कोई वेक्टर, या फिर ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि m कोई वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर r प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर p का। तो तीनों को ऐड करेंगे, तो इसका x कंपोनेंट कितना -3/4, इसका कितना है √3, तो √3 माइनस 3/4, सॉरी 3/4, ये i कैप हो गया, और प्लस जे कैप यहां 1 प्लस 3√4 होगा, तो 1 प्लस 3√3/4 प्लस 1, ये हो गया जे कैप। और के कैप क्या है यहां पर, के कैप तो है ही नहीं, ठीक, तो यह आ गया कितना, इसको करेंगे तो 4√3 माइनस 3/4 आई कैप, और यहां आ जाएगा 2, तो 2 और इंटू 4 8 प्लस 3√3/4 जे कैप। अब इसमें से हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर ए एम का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया, रूट अंडर, यहां 4√3 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3√3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, रूट अंडर, हाँ इधर तो नीचे 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। आंसर में क्या दिया है, इसका पॉइंट में दिया है 1.6, किसका दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड, नहीं एक मिनट, ए मैग्नीट्यूड दिया है, एक्स वाई कॉम्पोनेंट किसका है, बी एक्स वाई कॉम्पोनेंट, और सी दिया है एंगल विथ, ठीक है एंगल पूछ रहा है। तो पहला तो मैग्नीट्यूड और एक्स वाई कॉम्पोनेंट तो ये हो गया रिजल्टेंट का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड पोर्शन निकलेगा। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है, डेसिमल में दिया है वह, डेसिमल में वैल्यू पुट कीजिए आंसर आएगा, डेसिमल में वैल्यू पुट कीजिए, तो डेसिमल में वैल्यू पुट कीजिए, कितना होगा, इसको पुट करके बताओ, तो सॉल्व कीजिए, तो ये आंसर सही है, गलत नहीं।
सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गया यहाँ पर। क्यू में यहाँ पर माइनस जे कैप होगा, माइनस जे कैप होने से क्या होगा, ये कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, इतना वैल्यू नहीं आएगा, एक मिस्टेक हो रहा था यहाँ। तो 3√3/4 जे कैप, इसको भी देखते हैं एक बार। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व करने में कितना आ रहा है बताओ कोई, नहीं पहले इसको सॉल्व करो। 1.7, 1.7 पुट कीजिए, बताओ इधर करके, उसका वैल्यू बताओ, √3 का 1.7 बोले पुट करो। कैलकुलेटर यूज करो, करो कैलकुलेटर, करना है तो करके बताओ, करके बताइए, हम फोन तो लाते नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहे। ये गलत है, ये वाला पुट करना है। किसका, पहला वाला, ये कितना आ रहा है, ये सॉल्व किए 0.95 आई कैप, और इसका करो, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऐड करने पर कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके, ये करके सॉल्व करके बताओ, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, ओला कॉपी दीजिएगा तो नीचे वो कॉपी होगा, उसे नहीं नहीं, उसका और नीचे वो कॉपी होगा, हाँ वेक्टर लिखा हुआ जिस पे, हाँ ना, पॉज नहीं है।
हुआ कितना? पॉइंट 98 आ रहा है ये। अब हो गया, हो गया। 98 और इसका आ जाएगा 1.29। अब इसका रेशियो इसको स्क्वायर करे तो m वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर कितना आ रहा है? इसका 0.98 का होल स्क्वायर प्लस 1.29 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है ये? 0.98 का स्क्वायर 0.96 प्लस 1.29 1.66। ठीक है, अब ऐड करिए 1.66 प्लस कितना 0.96 1.61 आ रहा है टोटल वैल्यू। आंसर आ रहा है क्या? हाँ, अरे आंसर क्या आ रहा है बताओ। ठीक है, तो 1.6 तो आ ही रहा है। पूछ रहे हैं तो जवाब ही नहीं दे रहा कोई। 1.6 तो आ ही गया है। ठीक है, अच्छा, और बी क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट। तो एक्स कॉम्पोनेंट कितना आया है? 0.98 आ रहा है। 1.3 ले लिया है, कॉम्पोनेंट भी आ गया। और तीसरा में क्या कह रहा है? तीसरा पूछ रहा है द एंगल द रिजल्टेंट मेक्स। ठीक है, तो एंगल के लिए क्या होगा? tan अल्फा। देखिए यहां पर tan अल्फा बराबर क्या होगा? जो एम वाई अपॉन एम एक्स। एम वाई कितना है? 1.3 और एम एक्स कितना है? 0.98। इसका रेशियो निकाल करके निकालिए। तो 1.3 डिवाइड बाई 0.9 1.32 आ रहा है tan अल्फा। तो यह tan इनवर्स क्या है रहा है? तो ये 1.32 है। tan अल्फा बराबर क्या आ रहा है? tan इनवर्स 1.32 आ रहा है। तो ये तीनों निकल गया। समझ गए? अप्रोच समझ में आया? हालांकि इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं देता है वो, मेंस में नहीं देगा, एडवांस में देगा तो देगा। तो वहां तो कैलकुलेटर अलाउ करेगा आपको एडवांस में। तो ये टर्म्स हो गया, ये एक्स कॉम्पोनेंट जो 0.98 आया, वाई कॉम्पोनेंट 1.29, इसको राउंड ऑफ करके कितना लाया? 1.3। और यहां से फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिए रिजल्टेंट वेक्टर का। एम को क्या माने? रिजल्टेंट वेक्टर माने। इन तीनों को ऐड करने के बाद तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट। और tan इनवर्स क्या होता है? एम वाई, मतलब रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट, वही निकाल लिए। पहले यही चीज किए थे हम लोग। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन है? और 21। कैरम बोर्ड 4 फीट क्रॉस 4 फीट स्क्वायर होता है। कैरम बोर्ड का साइज होता ही है वही। कभी कैरम खेले हैं? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे वर्मा का क्वेश्चन है। इसको लिख लिए सब लोग? तो लिखो, ये भी नहीं लिखे हो? अरे वाह,
उतना देर से क्या कर रहे थे फिर? ओहो, नहीं नहीं नहीं, हम जान रहे हैं कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, हमको पता है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, सबको लिखना है ये। हो गया, लिख लिए? हो गया, हटा दे। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैरम बोर्ड 4x4। पहले 29 नंबर।
क्या हुआ? क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि ओ से पी का दूरी और पी से एम निकाल देना है। नहीं निकल जाएगा? बोलिए। टेंथ टेंथ क्लास में मैथ पढ़े हैं? हाँ, क्या? चलिए देखिए यहां पर, सब लोग देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि यहां से मान लीजिए कि हम यहां से स्ट्राइक करते हैं, तो यहां टकरा करके हमको क्यून को अपने जो जो स्ट्राइकर का बिहाइंड जो पीछे का जो होल है उसमें हमको इंसर्ट कराना है उसको। ठीक है, स्ट्राइकर से हिट किया तो यहां से फ्रंट एज पे टकरा करके रिटर्न बैक तभी ना होगा, यदि ये यहां टकराएगा तो होल में नहीं जाएगा। ये एग्जैक्टली पी पॉइंट कौन सा है? इतना जो सेक्शन है उसका मिड पॉइंट हो गया। होगा कि नहीं होगा? रीजन क्या है? ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा? होगा, होगा ना? इस पॉइंट को हम P बोल रहे हैं, M बोल रहे हैं, इस पॉइंट को N बोल दीजिए और इस पॉइंट को Q बोल दीजिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लेंथ है कौन सा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, तो यानी AP जो होगा दैट इज इक्वल टू OQ होगा। होगा, होगा कि नहीं होगा? और Q जो होगा, Q जो टर्म है, अब इसमें हमको ये लेंथ पता करना है, ये वाला लेंथ। तो इस ट्राइंगल में हम ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल में ये कौन सा PQ, PQ जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 फीट होगा। होगा 2 फीट। ठीक, और ये जो लेंथ है OQ, OQ जो होगा वो 2 फीट बाई 2 होगा। कितना आ गया? ये 1 फीट आ गया। तो इससे हम एक tan अल्फा निकाल सकते हैं। tan अल्फा बराबर क्या हो गया? OQ डिवीजन में क्या? QP। OQ कितना है? 1 बाई, और ये कितना है? 2 है। हालांकि हमको ये लेंथ पता करना है, तो ये लेंथ पता कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये लेंथ होगा। तो OP बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर कितना? 5 मीटर। ठीक है, क्या आप कह सकते हैं कि OP जितना लेंथ होगा उतना ही QN लेंथ होगा? होगा। अच्छा, ये एंगल जो भी है ये बीटा एंगल, तो ये भी एंगल कितना होगा? बीटा होगा। तो अब हमको यदि बीटा एंगल पता करना है तो इस ट्राइंगल के लिए, तो अब जो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये ट्राइंगल कौन सा? NQP, इस ट्राइंगल में ये बीटा है, ये 90 डिग्री है। तो इसके थ्रू हमको एंगल पता करना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर सकते हैं, तो साइन बीटा ले सकते हैं। साइन बीटा बराबर क्या होगा? QP डिवीजन में PN होगा, और PN कितना है? PN बराबर OP है दैट इज इक्वल रूट अंडर 5 है, और QP कितना है? QP 2 फीट है, तो यहां 2 डिवीजन में रूट अंडर 5, ये साइन बीटा निकला। अब इस ट्राइंगल में कौन सा? N, ये B पॉइंट है, और ये, तो इस ट्राइंगल में हम ध्यान से देखेंगे तो साइन बीटा कितना होगा? साइन बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर कितना आ गया? BM डिवीजन में हाइपोटेनस कितना हुआ? NM हुआ। और हमको पता है BM कितना है? 2 है, तो 2 डिवीजन में NM, तो यहां ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ गया? NM इज इक्वल टू रूट अंडर 5 होगा। समझ पाए? तो टोटल लेंथ कितना हो गया? रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 और प्लस ये, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
ये वाला होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर कितना आया, रूट अंडर 2 इंटू 2 स्क्वायर बराबर 2 रूट 2 मीटर। आ रहा है आंसर क्या, बोलो कौन सा आंसर है, क्या आंसर दे रहा है, सी का आंसर दे रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए फ्रॉम द सेंटर टू द एज फ्रॉम द फ्रंट इज टू होल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द होल 21। देखिए सी वाला तो ठीक है। अच्छा इसमें पहला वाला क्या बोल रहा है, आ? अच्छा सेंटर टू द, ये तो यही है, सेंटर टू द एज कौन सा होगा इसमें, हाँ तो उसका वैल्यू तो हम लोग ने देखा है, सेंटर टू द एज कितना आ रहा है, रूट अंडर 5 होना चाहिए, यानी कि हम लोग एज कुछ और चीज को समझ रहे हैं। कितना आंसर है उसमें, 2/3 ऐसे है, 2/√3 इन क्या है आंसर, हम्म डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया। अच्छा चलिए फ्रंट एज टू होल, ये पी से एम का दूरी कितना आया है, पी एम बराबर क्या होगा, पी एन और प्लस एन इंटू एम, तो पी एन कितना हुआ, √5 और एन एम √5, तो आ रहा है 2√5, आ रहा है ये आंसर, हाँ नहीं आ रहा है, अच्छा √10 के टर्म में दे रहा है, एक मिनट, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, एक मिनट देख, चलो ये एंगल तो सेम रहेगा, ये एंगल तो सेम है,
साइन अल्फा बराबर क्या होगा? ओ क्यू डिवीजन में ओपी, और यहां साइन अल्फा बराबर क्यू एन डिवीजन में पी एन होगा। ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी बराबर क्यू एन डिवीजन में पी एन। ठीक है, अच्छा रहने दे इसको, देखते हैं। लास्ट आंसर मिल रहा है, बाकी दोनों नहीं मिल रहा है, देखते हैं इसको, रहने दीजिए अभी। आइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एन एंगल थीटा have a resultant r which makes angle alpha. ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए रिजल्टेंट यहां से पास कर रहा है, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, ये एंगल अल्फा है, टोटल एंगल थीटा, ये एंगल बीटा है। ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें तो ये पॉइंट को हम एम कह रहे हैं, इस पॉइंट को ओ, इस पॉइंट को पी कहिए, इस पॉइंट को क्यू कहिए, इस पॉइंट को आर कहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, दो चीजें इसमें करेंगे हम लोग। ये एंगल थीटा, ये एंगल को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो रिजल्टेंट निकालना है हमको। तो कौन सा ट्राइंगल में आएंगे हम लोग? ट्राइंगल ओ क्यू एम में। इसमें ध्यान से देखिएगा, ओ क्यू एम में एक तो हम लोग tan अल्फा यूज कर सकते हैं, या फिर इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग tan अल्फा यूज करें, ये इसमें साइन अल्फा यूज करते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू एम बाई क्या लिख सकते हैं? ओ एम लिख सकते हैं। और यदि हम, ये लेंथ कौन सा है? ओ क्यू बराबर आर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इक्वल टू, ये क्यू एम कितना होगा? क्यू एम कितना होगा? बी, बी साइन अल्फा प्लस बीटा होगा, और ये बी कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा, होगा। ठीक, तो आर स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में है? ओ क्यू एम में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ओ एम स्क्वायर और प्लस कितना? क्यू एम स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर कितना होगा? ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एम कितना है? बी साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और प्लस यहां आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें टर्म में हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक मिनट, एक टर्म छूट गया यहां, प्लस 2ab कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको 1 कहिए। और हम लोग कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आते हैं हम लोग, ट्रायंगल पी क्यू एम में। तो पी क्यू एम में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए बोलिए, इसको लिखिए, पहले लिखिए, इतना इतना लिखिए। हाँ, लिख लिए, लिख लिए इसको। आगे कंक्लूजन करेंगे इसको लेकर। हो गया, लिख लिए। हो गया, चल लिखिए, लिखिए आराम से लिखिए।
हो गया। चलिए एक चीज देखिए, हम ध्यान से देखिए यहां पर जो बी साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, क्यू एम, ठीक है। जब हम रिजल्टेंट ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए हम ये ट्राइंगल लेंगे, तो ये ट्राइंगल में तो बी साइन अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। यदि हम ट्राइंगल ओ क्यू एम लेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं इसको? आर साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक। अब इसके बराबर होगा तो इसके रेशियो से हम क्या लिख सकते हैं? बी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, ठीक। और ये इधर जाएगा, इसको इधर लेंगे तो बी डिवीजन में साइन अल्फा इज इक्वल टू आर डिवीजन में क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सब लोग लिखिएगा नहीं, अभी देखिए यहां पर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये एंगल कितना? ये एंगल 90 डिग्री। ये अल्फा है, ये तो बी है ही, बी वेक्टर। ये एंगल कितना होगा? इस एंगल को हम लोग बीटा ले सकते हैं क्या? कैसे? दो पैरेलल लाइन से अल्टरनेट एंगल होगा, तो बीटा ले सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये जो होगा, कौन सा ट्राइंगल? ओ डी पी में इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग ए साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? बोलिए कौन सा ट्राइंगल ओ पी डी में इसको ए साइन अल्फा लिख सकते हैं? जैसे इसको ओ से डी को ए कॉस अल्फा लिख सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में आएंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, बी साइन बीटा लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे कि ए साइन अल्फा बराबर क्या है? बीपी इज इक्वल टू बी साइन बीटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ए डिवीजन में साइन बीटा इज इक्वल टू बी डिवीजन में साइन अल्फा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3, और फ्रॉम इक्वेशन 3 सेकेंड एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा। ऐसा लिख सकते हैं। कौन सा आंसर है? पहला ऑप्शन तो हो रहा है, और ये वाला भी हो रहा है। पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है। बी साइन बीटा, बी अपॉन क्या है? साइन बीटा। तो आंसर क्या कह रहा है? हाँ, ए इनकरेक्ट है। बी आ रहा है ना, बी मैच कर रहा है, बी और सी आ रहा है। आर साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस बीटा, ये भी सही होगा। क्या कर रहा है? आर साइन बीटा, आर साइन बीटा कहां आएगा? बोलिए बोलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट। तो यदि ए इनकरेक्ट, ए आंसर दे रहा है तो सी होना चाहिए, सी मैच करना चाहिए ना, डी मैच करना चाहिए। डी मैच कर रहा है।
अच्छा आर साइन बीटा, इसमें इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस बीटा। मैथ्स तो कर ही रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? चलिए लिख लीजिए इसको। 26 नंबर देख लीजिए। जिन लोगों ने नहीं बनाया है जाकर के घर पर बनाइए, पूरा कंप्लीट कीजिए। जो डाउट हो, दिक्कत हो, डिस्कस कीजिए, और वीडियोस बने हुए हैं उसको देखिए। पूरे का पूरा आपको 25 घंटे का काम मिला हुआ है, आपको कम से कम 25 घंटे लगेंगे, समझे? कम से कम, यदि हम आपकी जगह रहेंगे तो कम से कम 40 घंटे हमको लगेंगे तो वेक्टर को पूरा कंप्लीट करने में। 40 घंटे में यदि आज आप 4 घंटा देते हैं तो अगले 10 दिन आपको 4 घंटे देने होंगे, तो 10 दिन का काम आपको मिला हुआ है। समझ पा रहे इस बात को? हाँ, होमवर्क समझ रहे हैं? 10 दिन का 4 घंटे के हिसाब से। सिर्फ फिजिक्स में 4 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिएगा तब जाकर के 10 दिन में होगा। एक जो वीडियो लेक्चर है वो 35 मिनट का है मान लीजिए, एडिट करने के बाद 35 मिनट का मिलेगा आपको। तो वो वीडियो लेक्चर्स को 35 मिनट जो है उसको खत्म करने के लिए, आपको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। कम से कम 1.5 घंटा लगेगा उसको कंप्लीट करने में। फिर क्वेश्चंस बनाइएगा, और यदि वेक्टर कंप्लीट नहीं होगा तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। हो गया? हाँ, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये एंगल थीटा, तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया होगा। तो रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको R1 मान लीजिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे होगा ऐसे। तो इस एंगल को हमने अल्फा लिया है, मान लीजिए कि ये एंगल बीटा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो रिजल्टेंट जो सब्ट्रैक्शन वेक्टर है यानी ए माइनस बी, वो कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ए माइनस बी ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो ये बीटा बी होगा। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, मतलब पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बहुत बात कर रहा है ना, बताओ। तुम आगे बैठ जाओगे बाबू, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आ रहा है, आगे बैठाएंगे फिर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझना चाहिए। सेक्शन ए में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो, ये सब क्वेश्चन अच्छा है। तो ये बी एंगल होगा। अब यहां से हमको एक चीज बताइए, इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम एम नाम देते हैं, इस पॉइंट को एन
और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो उसको Q, ये N हो गया। अब ये पॉइंट को हम R नाम देते हैं, या फिर R तो दे चुके हैं, इसको हम D नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि यदि NQ को NQ के पैरेलल हम यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, ठीक है, और ये पॉइंट को मान लीजिए वो E पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं क्या कि DE इज इक्वल टू NQ होगा। और NQ जो है वो क्या है, B साइन थीटा होगा, B साइन थीटा होगा। इसीलिए DE कितना हो जाएगा, B साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, ट्रायंगल MDE, MDE। इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें आप हमको एक चीज बताइए कि OE बराबर क्या होगा, OE बराबर MQ होगा क्या, होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, और वो कितना होगा, होगा। ठीक, हमारे पास एक रिलेशन है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक, हमको निकालना है क्या, tan बीटा। तो tan बीटा यहां पर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना DE और बेस कितना EM, DE कितना है और EM कितना हो जाएगा, होगा। समझ पाए इस बात को, O से M A है और O से E है हमारा B cos थीटा, तो ये लेंथ कितना हो गया A माइनस, ये लेंथ होगा ना A माइनस B cos थीटा। ठीक है, तो हमारा ये tan बीटा निकला, इक्वेशन नंबर 1। और ये 2, हमें क्या निकालना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालना है ना, tan बीटा। तो tan अल्फा कितना है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा आया, और प्लस करेंगे क्या, B साइन थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, A प्लस B cos थीटा, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, A माइनस B cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, B साइन थीटा इंटू A माइनस B cos थीटा और प्लस B साइन थीटा इंटू A प्लस B cos थीटा। फाइनल सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा यहां पर आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसका देखिए, यहां पर फिर से प्लस ए बी कॉस थीटा आएगा, हाँ सॉरी ए बी साइन थीटा आएगा, और बी स्क्वायर साइन इंटू कॉस थीटा। डिवीजन में क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां कैंसिल होगा कुछ, ये कैंसिल होगा, 2ab साइन थीटा डिवीजन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। को यार आंसर क्या है, समझ गए, यही बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, और एक दिन समय निकालिएगा, वो टीपीएस वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। टीपीएस में भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए।
कल हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड में। अंशु सर का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है।